गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास में जो हम लोग द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन के बाद में फिर गांधी जी की स्थिति के बारे में आगे देखना है। गांधी जी कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में। 1924 कांग्रेस सेशन के बाद गांधी जी पूरी तरह से अपने रचनात्मक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक समय आता है जो फिर से भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की रूपरेखा पर विचार करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, उस समय देखा जाता है, बात आती है साइमन कमीशन की। किसकी बात आती है? साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, ध्यान रखना है। साइमन कमीशन की जब बात आती है, सवाल पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाता है तो आपको बताना होगा 1927 में होता है, जो 1928 में भारत पहुंचता है। सीधे सवाल पूछा जाता, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? आपको बताना होगा 1927 में। सवाल पूछा जाए साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य, सीधे सवाल पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था? तो हमें यह बताना है साइमन कमीशन के गठन का जो उद्देश्य था 1919 अधिनियम की जांच करना। तो उद्देश्य की जब बात करते हैं, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 1919 अधिनियम की जांच करना। 1919 अधिनियम की जांच करना। अब बात ये आती है, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, जो 1928 भारत में पहुंचा। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य पूछा जाए 1919 अधिनियम की जांच करना। होता क्या है, होता ये है कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय देखा गया उद्देश्य जो उनका जांच करने का उद्देश्य था, क्योंकि 1919 अधिनियम की जांच होनी थी 10 वर्ष बाद। लेकिन ब्रिटेन में इस समय किस पार्टी की सरकार है? कंजरवेटिव पार्टी की सरकार है। किसकी है? कंजरवेटिव पार्टी की सरकार है। उनको डर है कि कहीं लेबर पार्टी की सरकार आ गई तो वो अपने स्तर से जांच कराएंगे, इसलिए हम जांच कराएं और जांच कराने के बाद क्लीन चिट देते हैं। जांच कराने के बाद हम एक क्लीन चिट देते हैं जिससे पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाए। इस उद्देश्य के तहत साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, जो 1928 में भारत पहुंचा। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 अधिनियम की जांच करना। 1919 अधिनियम की जांच करना। सवाल पूछा जाता है साइमन कमीशन सर्वप्रथम कहां आया? सर्वप्रथम बंबई पहुंचा। कहां पहुंचा? बंबई पहुंचा। सीधे सवाल पूछा जाता है साइमन कमीशन सर्वप्रथम कहां पहुंचा? तो सर्वप्रथम बंबई पहुंचा। सर्वप्रथम साइमन कमीशन कहां आता है? बंबई आता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साइमन कमीशन में कुल सदस्य, धीरे से सवाल पूछा जाता है, साइमन कमीशन में कुल सदस्य पूछा जाए तो कुल सदस्य पूछा जाए कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कुल सदस्य पूछा जाए तो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ये 7 सदस्य हैं और सभी के सभी क्या हैं? अंग्रेज हैं। सभी के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती है। तो साइमन कमीशन में कुल सदस्य 7 हैं, जो सभी के सभी अंग्रेज हैं। क्या हैं? अंग्रेज हैं। इसीलिए साइमन कमीशन
साइमन कमीशन को, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती। ध्यान रखना है, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन की, इस साइमन कमीशन में कुल सदस्य पूछा जाए 7, जो सभी के सभी अंग्रेज, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन, किसकी भैया? स्वायत्त कमीशन, स्वायत्त मतलब अंग्रेजों की बात हो रही है, सभी के सभी पूछा जाएगा तो स्वायत्त कमीशन, सभी के सभी बताया जाता अंग्रेज हैं, इसलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है? स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती है। अब चीज़ें निकल करके आती हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार आते हैं, हम अपनी चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927, जो 1928 भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1928 में। कहाँ पहुंचा? भारत में पहुंचा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की जांच करना। उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की जांच करना। साइमन कमीशन सर्वप्रथम कहां पहुंचा? आपको बताना होगा, बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन में कुल सदस्य पूछे जाए 7 हैं, जो सभी के सभी अंग्रेज, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती। अब क्वेश्चन कहते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार बनते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन गठन का उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की जांच करना। साइमन कमीशन का गठन 27 में होता है, 28 में भारत आता है। उद्देश्य था 1919 अधिनियम की जांच करना। सर्वप्रथम कहां? बंबई में। कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसे स्वायत्त कमीशन की संज्ञा दी जाती है। ये यहां पर क्लियर कट चीजें निकल करके आती है। प्रश्न बनता है साइमन कमीशन। अब इस साइड में हम एक नोट पॉइंट देंगे, ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि जो साइमन कमीशन गठित हुआ था, साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। किसने की थी? M.A. अंसारी ने की थी। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव सीधे सवाल पूछा जाता है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव जो है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1919 मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ। साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 कांग्रेस के मद्रास, किसकी बात करेंगे? 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीधे सवाल पूछा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। किसके? M.A. अंसारी ने की थी। अब देखो, फिर से एक बार आते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927, भारत कब आया? 1928।
साइमन कमीशन गठन का उद्देश्य 1919 अधिनियम की जांच करना। साइमन कमीशन सर्वप्रथम बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन में कुल सदस्य 7, जो सभी के सभी अंग्रेज, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। बस, तो ऑप्शन सवाल जो बनते हैं आपके एग्जाम में, कि सवाल पूछा जाता है उद्देश्य इसका क्या था, 1919 अधिनियम की जांच करना क्या था, और सबसे पहले आया कहां था, बंबई में आया था। सवाल पूछा जाता है किस अधिवेशन में विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ, मद्रास अधिवेशन में। उस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, M.A. अंसारी ने की थी। तो आगे हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन के बाद। अच्छा, साइमन कमीशन 10 वर्ष के बाद गठित होना था, लेकिन जब साइमन कमीशन एक गठित हुआ था उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उनको डर था कि कहीं लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए उस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम यह किया था कि 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन गठित करो, 1919 अधिनियम की जांच करके क्लीन चिट दी जाए। बस, आगे हम लोग जब काम करते हैं साइमन कमीशन के बाद, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है कि नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, सीधे सवाल पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई, और नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था, मांग थी डोमिनियन स्टेट की मांग करना। तो नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कई मांगे थी, लेकिन मुख्य मांग थी डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य जो मांग थी, मांगे कई थी, लेकिन मुख्य मांग क्या थी, डोमिनियन स्टेट की। डोमिनियन स्टेट वो होता है अधिराज्य का दर्जा, राज्य में हिस्सेदारी का दर्जा, शासन में हिस्सेदारी का दर्जा, देश के सिस्टम चलाने में हिस्सेदारी का दर्जा प्राप्त करना चाहता था ये भारतीय जनमानस। बस भारतीय नेता जो थे उस समय चाह रहे थे कि हमें शासन में भागीदारी होकर के शासन सत्ता को संचालित करने का मौका दिया जाए। तो मुख्य मांग उनकी थी डोमिनियन स्टेट। क्या थी, डोमिनियन स्टेट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट बहुत सारी मांगे हैं, करों में छूट मांग रहे हैं, ठीक है, विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है, जो महंगाई है महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, करने के लिए बहुत सारी मांगे मांगी जा रही हैं, लेकिन उसकी मुख्य मांग जो थी, जिस पे मेन फोकस था, और उसका क्या था, वो डोमिनियन स्टेट। ध्यान रखना। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोतीलाल नेहरू का जो प्रस्ताव है, या मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट बोली जाती है, तथा मोतीलाल नेहरू का यह फार्मूला पूछा जाता है, जो 1928 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ध्यान रखना, नोट पॉइंट देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929, कब, 1929, ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री शब्द क्या है, सूत्री शब्द यह होता है कि 14 बिंदुओं के अंतर्गत मांग की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब आपको यह ध्यान रखना कि जो 14 सूत्री प्रस्ताव था,
मैक्सिमम देखा जाता है, मैक्सिमम सभी के सभी जितने 14 बिंदु थे वो सिर्फ किसके लिए थे? अल्पसंख्यकों के लिए थे, अर्थात मुस्लिमों के लिए थे। मुस्लिम विचारधारा नहीं बोलना हमें चाहिए, उस समय इनकी ये बात रखी थी। वो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में सभी आते थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों के आड़ में मुस्लिमों की मेजॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य मांगे थी वो सब अल्पसंख्यकों के लिए थी। अब उस समय देखा जाता है वायसराय जो हैं, ब्रिटिश वायसराय आप देखते हैं कि लॉर्ड इरविन हैं। ब्रिटिश वायसराय इरविन ने नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव को एक ठंडे बक्से में डाल दिया और कोई सांस नहीं ली, और दोनों प्रस्ताव आपस में लड़ाए गए, जिससे न नेहरू रिपोर्ट पारित हो पाई, न जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव पारित हुआ। इन कंडीशंस में गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं, कहते हैं यदि नेहरू रिपोर्ट की मांगे 1 वर्ष में नहीं मानी गई तो हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेंगे। 1 वर्ष में अगर नेहरू रिपोर्ट की मांगे नहीं मानी गई, मतलब है डोमिनियन स्टेट का यदि दर्जा नहीं दिया गया भारतीयों को, तो पूर्ण स्वराज्य से कुछ कम नहीं होगा। इसके साथ साथ 1 वर्ष का समय देते हैं। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का समय देते हैं ब्रिटिश सरकार से, और धमकी भरे संदेशों में कहते हैं कि यदि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तो पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ नहीं लेंगे। डोमिनियन स्टेट की तो बात दूर की दूर है। इस कंडीशंस को देखते हुए आगे आप देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के लिए क्या हो रहा है। पूर्ण स्वराज की घोषणा बोल तो दिए कि पूर्ण स्वराज से कुछ कम नहीं होगा, लेकिन हम कार्य क्या करेंगे, डिपेंड तो इस पे करता है। 28 के बाद 1929 कांग्रेस सेशन आयोजित होने जा रहा है। उस सेशन में अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया जाता है। 1929 31 दिसंबर 1929, क्या डेट है? 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष नॉमिनेट किए जाते हैं। उसी अध्यक्षता करते हुए बताया जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। तो प्रश्न क्या बनता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1929। डेट क्या थी? 31 दिसंबर 1929। कहां के अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में। लाहौर का अधिवेशन किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था, और वहीं पर देखा जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है। उस घोषणा के साथ एक देखा जाता है टैगलाइन डिसाइड की जाती है कि आने वाली 26 जनवरी को हम पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, अर्थात पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आपसे पूछा जाए प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आप बताएंगे प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930, जिसे वर्तमान परिवेश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 26 जनवरी डेट डिसाइड की गई थी 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। वह अधिवेशन रावी नदी के तट पर आयोजित हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आगे आप देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। कौन सा कहां होता है भैया? 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन
की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है 1931 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपको बताना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में, ध्यान रखना, नोट पॉइंट देंगे, उपरोक्त अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर, कब भैया, 31 दिसंबर 1929 राबी नदी के तट पर लाहौर में, कहां, लाहौर में राबी नदी के तट पर, किस नदी के तट पे, राबी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो क्या बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट पॉइंट में देखिए, उपरोक्त अधिवेशन, किस अधिवेशन की, लाहौर अधिवेशन। उपरोक्त अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 लाहौर में राबी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और ध्यान रखना है, जब पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान 31 दिसंबर 1929 को ही डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान, पूर्ण स्वराज की घोषणा के तहत निर्णय लिया गया, घोषणा के तहत निर्णय लिया गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा के तहत निर्णय लिया गया कि, पूर्ण स्वराज की घोषणा के तहत निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। मनाया जाएगा। अब देखो, सवाल पूछा जाता है कि कहां पर, किस कंडीशन में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या कहना है कि पूर्ण स्वराज, कौन सी घोषणा थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा के तहत निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा, उपरोक्त अधिवेशन की बात की जाती है। उपरोक्त अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 लाहौर में राबी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। प्रश्न बनता है 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और उस घोषणा के दौरान निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है ना? आगे हम लोग चलते हैं। तो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव और पूर्ण स्वराज की घोषणा। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, जो सबसे खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाता है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, कहने का मतलब संपूर्ण भारत, यह एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें संपूर्ण भारत ने भागीदारी ली थी। मतलब कोई ये क्षेत्रवाद नहीं हुआ था। जैसे देखा जाए दक्षिण भारत में सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था और पूर्वोत्तर भारत में रानी गैडिनल्यू, नागा जनजाति की महिला है गैडिनल्यू, उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। पश्चिमोत्तर भारत में देखा जाता है गांधीवादी नेता एक है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आंदोलन ये चलाया गया। कहने का मतलब इस आंदोलन में सिपाहियों ने भाग लिया, इस आंदोलन में जनजातियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, संपूर्ण भारत, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मतलब कोई नहीं, किसान, नौकरशाह, कहने का मतलब है समस्त वर्गों ने, समस्त भारत के सभी क्षेत्रों और समस्त वर्गों, युवा, सब लोगों ने भाग लिया। तो कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी वर्गों ने भागीदारी की। शिक्षक, नौकरशाह, किसान, ठीक है, कृषक, मजदूर, सब भाग लेते हैं। इस कंडीशन में आप देखते हैं सभी वर्गों ने भागीदारी की। महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, बच्चों ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। बच्चों ने यहां पर सेनाएं बना ली, जिसका नाम था, आप देखेंगे कि लड़कियों ने, बालिकाओं ने एक मंजरी सेना गठित की थी और बालकों ने बानर सेना का गठन किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी वर्गों ने भागीदारी की थी। हम थोड़ी मैपिंग करेंगे कि देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जब हम चलते हैं तो ये कहां कहां तक कैसे कैसे इन्वॉल्व रहा, आपको ये ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि ये तो सबको पता है, ये क्षेत्र बहुत चार्मिंग क्षेत्र रहा था, जिसका ये गुजरात वाला बेल्ट है। ये यहां पर देखा जाता है कि चीजें बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुई थी। गांधी जी स्वयं यहाँ इन्वॉल्व हैं। देखा जाता है नमक सत्याग्रह को लेकर के, नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च किया था। नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च किया और जिसके तहत आंदोलन का संचालन किया। आगे इस क्षेत्र में आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र आपका है ये पश्चिमोत्तर भारत बोला जाता है। आज इस समय ये मेनली देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत है, सीमावर्ती क्षेत्र है पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा के तहत आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमा का जहां अंत होता है उस क्षेत्र को सीमांत कहा जाता है और ये वर्तमान में पश्चिमोत्तर जो भारत का क्षेत्र है, भारत अफगानिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, जिसलिए बताया जाता है कि जिसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से इंडिकेट किया जाता है। आगे आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में आप देखते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में देखा जाता है तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखते हैं कौन देखा जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी।
सी राजगोपालचारी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको बताना होगा सी राजगोपालचारी। यहां पर कौन है? सी राजगोपालचारी। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत की जब बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का संचालन किसने किया? तो पूर्वोत्तर भारत में नाम आता है नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने जियात रंग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? ये एरिया था पूर्वोत्तर भारत। कौन सा? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में पूछा जाएगा तो जियात रंग आंदोलन चलाया गया। और ये पूरा संपूर्ण, अब देखिएगा, पश्चिमोत्तर हो गया, पूर्वोत्तर हो गया और ये पूरा दक्षिण वाला एरिया हो गया। इस क्षेत्र में पूरी तरह से, इसीलिए कहा जाता है सभी वर्गों ने और संपूर्ण भारत। तो सविनय अवज्ञा, अगला पॉइंट इसमें हम एक और पॉइंट कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में संपूर्ण भारत की भागीदारी रही, की भागीदारी रही। कौन सा आंदोलन ऐसा रहा, जो सीधे सवाल पूछा जाए, कौन सा आंदोलन ऐसा रहा है जिसमें संपूर्ण भारत ने हिस्सेदारी की, संपूर्ण भारत ने भागीदारी की? तो आप क्या बताते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बताते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो गुजरात में यहां कौन लीड कर रहा है? यहां तो स्वयं गांधी हैं। कौन है यहां? गांधी है। आपको बताना होगा यहां कौन है? गांधी है। यहां कौन है? सी राजगोपालचारी। कौन है? सी राजगोपालचारी, मतलब सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। और यहां कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है यहां पर? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखो, तो पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का संचालन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दक्षिण भारत में आंदोलन का संचालन किसने किया? सी राजगोपालचारी ने। पूर्वोत्तर भारत में एक नाम आता है गैडिनल्यू। क्या नाम है? गैडिनल्यू। ध्यान रखना। इस प्रकार देखा जाता है कि संपूर्ण भारत में सभी वर्गों द्वारा आंदोलन में हिस्सेदारी की गई। किस आंदोलन के तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस एक मिनट में फीडबैक पूरा लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930। क्वेश्चन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट कथन में सवाल पूछे जाएं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या सभी वर्गों ने भागीदारी की? बिल्कुल की, सही है। संपूर्ण भारत की भागीदारी रही, बिल्कुल सही, बिल्कुल संपूर्ण वर्गों की भागीदारी रही है। दोनों पॉइंट सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालचारी। और पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गैडिनल्यू। और गुजरात से जहां नमक सत्याग्रह के रूप में दांडी मार्च के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, वहां पर स्वयं कौन है? स्वयं इस आंदोलन के प्रणेता गांधी जी हैं। आगे आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह। क्या था भैया? नमक सत्याग्रह। अब सवाल पूछा जाता है नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो आप बताएंगे 1930। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व का आपसे नेतृत्व पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो क्या बताएंगे? गांधी। क्या बताएंगे? गांधी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह 1930 में, और 1930 में और नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा किसने किया? गांधी। आगे आप देखते हैं नमक सत्याग्रह के तहत नेक्स्ट
नमक सत्याग्रह के तहत, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च, कौन सा मार्च था? दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब हुआ? आपको ध्यान ना, दांडी मार्च कब से? 12 मार्च से 6 अप्रैल। दांडी मार्च कब से कब तक रहा? दांडी मार्च, तो सवाल पूछा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ये भैया दांडी मार्च है। दांडी मार्च का नेतृत्व, दांडी मार्च का आरंभ पूछा जाता है तो आप बताएंगे साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती कौन सी जगह है? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान तक, दांडी नामक स्थान तक, दांडी नामक स्थान तक। अब देखो सवाल सीधे पे, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने किया। नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च कब से? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। आरंभ पूछा जाता है साबरमती आश्रम कहां है? अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान तक। वर्तमान में दांडी जो स्थान है गुजरात के नवसारी जिले में है। ध्यान रखना है, नोट पॉइंट लिख देंगे हम लोग कि ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में हमें क्या काम करना है कि वर्तमान में, ऊपर लिखते हैं, सॉरी, सवाल पूछा जाता है कि दांडी नामक स्थान, दांडी नामक स्थान, सीधे सवाल आया है, दांडी नामक स्थान नवसारी जिला गुजरात। कहां है? नवसारी जिला, नवसारी जिला गुजरात। सवाल पूछा जाता है जो दांडी है, जहां पर देखा है साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च का आरंभ साबरमती आश्रम, दांडी मार्च का आरंभ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान तक। दांडी नामक स्थान नवसारी जिला गुजरात में है। कहां है? नवसारी जिला गुजरात में है। इस चीज को ध्यान रखना। अब प्रश्न एक और यहां पर बनता है कि दांडी मार्च कब हुआ? 1930। कब हुआ है? 1930। दांडी मार्च का नेतृत्व पूछा जाए, नेतृत्व आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गांधी ने किया। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने किया था। और सवाल पूछा दांडी मार्च में कितने लोग थे, कितने दिन यात्रा चली, कौन सा संगीत का गायन हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि आगे देखते हैं कि दांडी मार्च, दांडी मार्च 24 दिन की यात्रा, 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा। सीधे सवाल पूछा जाता है कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। 78 सहयोगी, 78 सदस्य, 78 सदस्य थे। सवाल पूछा जाता है
241 मील की यात्रा थी। कितनी यात्रा थी? 241 मील की यात्रा थी। ध्यान रखना कि कैसी कितनी थी ये? तो दांडी मार्च 24 दिन की यात्रा, 78 सदस्य अर्थात 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की यात्रा थी। और संगीत का गायन हुआ था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और जाकर के गांधी ने इन 78 सहयोगियों के साथ 24 दिन की यात्रा 241 मील पैदल यात्रा थी। ये 241 मील की पैदल यात्रा, 241 मील की पैदल यात्रा, ध्यान रखना है। और जाकर के दांडी नामक स्थान पर एक मुट्ठी नमक लिया और ब्रिटिश सरकार के नियमों की अवज्ञा कर दी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर से आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने किया 1930 में। नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च किया। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिन की यात्रा, 78 सहयोगियों के साथ 241 मील पैदल चल के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर एक मुट्ठी नमक लेकर ब्रिटिश सरकार की नियमों की अवज्ञा कर दी। कैसे? सविनय पूर्वक। कैसे? सविनय पूर्वक ब्रिटिश सरकार के नियमों की अवज्ञा कर दी। ये जैसे गांधी ने ये काम किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च, ये हवा पूरे देश में फैल गई और ऐसी फैली कि संपूर्ण भारत में आंदोलन, युवा, शिक्षक, छात्र, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, सबके सब इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए। आगे देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। अब ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंदोलन का नेतृत्व आपको बताना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में, कहां? पूर्वोत्तर भारत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत
पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व गैडिनल्यू ने किया। नागा जनजाति की महिला, नागा जनजाति की महिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया, गैडिनल्यू ने किया। गैडिनल्यू जो है मणिपुर की रहने वाली, कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। सवाल आया है कि गैडिनल्यू कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। गैडिनल्यू नागा जनजाति से हैं। किस जनजाति की हैं? नागा जनजाति से हैं, नागा जनजाति से हैं। गैडिनल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। गैडिनल्यू को पहाड़ों की बेटी, गैडिनल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्वोत्तर भारत, कहां? पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति, किस जनजाति की महिला थी? नागा जनजाति की महिला। क्या नाम है? गैडिनल्यू। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया। गैडिनल्यू, सवाल पूछा गया कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। सवाल पूछा किस जनजाति से हैं? नागा जनजाति से हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो पहाड़ों की बेटी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया। गैडिनल्यू मणिपुर की रहने वाली हैं, नागा जनजाति से बिलोंग करती है। गैडिनल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। गैडिनल्यू के साहस और पराक्रम को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। तो नोट पॉइंट देंगे कि गैडिनल्यू के साहस एवं पराक्रम, साहस एवं पराक्रम को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनल्यू के साहस एवं पराक्रम को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी, रानी की उपाधि दी। अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाता है कि गैडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन होता सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन होता महात्मा गांधी, ऑप्शन होता जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन होता है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैडिनल्यू के साहस एवं पराक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैडिनल्यू के साहस एवं पराक्रम को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। तो रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसको दी? गैडिनल्यू को। ठीक है, पहाड़ों की बेटी किसे कहा जाता है? गैडिनल्यू को कहा जाता है। गैडिनल्यू किस प्रदेश की रहने वाली थी? मणिपुर की रहने वाली थी। किस जनजाति से थी? नागा जनजाति से थी। अब प्रश्न बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया।
अब आंदोलन कौन सा चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जिया तरंग आंदोलन का संचालन किया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि गैडिनल्यू ने सविनय अवज्ञा, सविनय शॉर्ट में लिख देंगे, अवज्ञा आंदोलन, गैडिनल्यू सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गैडिनल्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जियात रंग आंदोलन चलाया। कौन सा? जियात रंग, जियात रंग आंदोलन का संचालन किया। तो ध्यान रखना है, गैडिनल्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जियात रंग आंदोलन का संचालन किया। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत खुदाई खिदमतगार आंदोलन अथवा लाल कुर्ती आंदोलन का संचालन किया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन अथवा लाल कुर्ती के तहत खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खिदमतगार आंदोलन अथवा लाल कुर्ती आंदोलन का संचालन किया। लाल कुर्ती आंदोलन का संचालन किया। अब देखो, तो गैडिनल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन का संचालन किया, जिसके तहत आंदोलन चलाया था जियात रंग आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पश्चिमोत्तर भारत, कहां? पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत खुदाई खिदमतगार आंदोलन अथवा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान कहां थे? पश्चिमोत्तर भारत, और गैडिनल्यू कहां थी? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, गैडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत में एक्टिव थी और खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर भारत में एक्टिव थे, है ना। आगे आप देखते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में आंदोलन का नेतृत्व सिराज गोपालचारी ने किया। आगे देखते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की तर्ज पर आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रिचुरापल्ली से लेकर तंजौर, त्रिचुरापल्ली और तंजौर के बीच में देखा जाता है इन्होंने पैदल यात्रा की थी नमक सत्याग्रह की तर्ज पर। तो दक्षिण भारत में सविनय, देखो दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की तर्ज पर
आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की तर्ज पर आंदोलन का नेतृत्व किया सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने। इन्हें कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने। तो आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की तर्ज पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी। आपको ये इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये है सी राजगोपालाचारी। किस नमक सत्याग्रह की तर्ज पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहां? दक्षिण भारत। किस आंदोलन के तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। आगे देखते हैं। देखा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली चलाने से इनकार किया था, इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली को बर्खास्त कर दिया गया था सेवा से। तो सीधे सवाल पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? तो आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गढ़वाल रेजिमेंट ने गढ़वाल रेजिमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, ध्यान रखना इस चीज को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गढ़वाल रेजिमेंट ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सत्याग्रहियों पर, कहां? पेशावर की बात है। पेशावर में सत्याग्रहियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गढ़वाल रेजिमेंट ने पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह सवाल पूछा जाता है कहां? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गढ़वाल रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट थी? गढ़वाल रेजिमेंट ने पेशावर कहां पड़ता है? पेशावर, पाकिस्तान। पेशावर में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस रेजिमेंट ने गोली चलाने से इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पकड़ के रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कौन सी रेजिमेंट थी? गढ़वाल रेजिमेंट। कहां के आंदोलनकारियों पर? पेशावर में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। जिसके तहत गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। गढ़वाल रेजिमेंट को, जिसके तहत गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। जिसके तहत गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया गया एवं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह, नोट पॉइंट देंगे इस साइड में हम लोग, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली को, चंद्र सिंह
गढ़वाली को सजा दी जाती है? अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाए कि कौन सी रेजिमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट को बर्खास्त किया गया? तो आप बताएंगे गढ़वाल रेजिमेंट। कहां के आंदोलनकारियों पर इस रेजिमेंट ने गोली चलाने से इनकार किया? तो बताएंगे पेशावर के आंदोलनकारियों पर। और इसके जो देखा जाता है, इसमें लीड रोल में थे चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली को सजा दी जाती है। सीधे सवाल पूछा जाता है, किस सिपाही को, गढ़वाल रेजिमेंट के किस सिपाही को सजा दी जाती है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को सजा दी जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सी रेजिमेंट, कौन सा सिपाही? तो रेजिमेंट पूछेगा तो गढ़वाल रेजिमेंट, सिपाही पूछेगा तो चंद्र सिंह गढ़वाली। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चीजें ये निखर के आती हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बिहार में चौकीदार आंदोलन चलाया गया। बिहार में चौकीदार आंदोलन चलाया गया। अच्छा, चौकीदार आंदोलन का मतलब क्या है? चौकीदार जो थे, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में जो उनके घर के दरबान थे, चौकीदार थे, उन्होंने भी सविनय पूर्वक ना नौकरी करने का निर्णय लिया और वो एक जगह एकत्रित हुए और कहा कि हम आंदोलन में शामिल होते हैं और सविनय पूर्वक अब हम चौकीदारी नहीं करेंगे। इसलिए इस तरह पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चौकीदार आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो बिहार में चलाया गया। ध्यान रखना, चौकीदार आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो बिहार में चलाया गया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला पॉइंट इसी में हम लोग मर्ज कर लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बालिकाओं ने कौन सी सेना गठित की थी? बालिकाओं ने मंजरी सेना का गठन किया। मंजरी सेना का गठन किया। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बालकों ने बानर सेना का गठन किया। कौन सी सेना? बानर सेना का गठन किया। वानर सेना का गठन किया। तो सवाल पूछा जाता है कि मंजरी सेना और बानर सेना का गठन किस आंदोलन के तहत किया गया? तो मंजरी सेना, बानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया। आपको ध्यान रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चौकीदार आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बालिकाओं ने मंजरी सेना का गठन किया, बालकों ने बानर सेना का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बालिकाओं ने मंजरी सेना का गठन किया था और बालकों ने बानर सेना का गठन किया था। आगे एक सवाल और इसमें बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्रकारिता का कार्य किसने किया था? तो आज नेक्स्ट पॉइंट देंगे हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार कहां के थे? अमेरिका के थे। अमेरिकी पत्रकार
वेव मिलर। क्या नाम था? वेव मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने पत्रकारिता का कार्य किया। पत्रकारिता का कार्य किया। देखो, सीधे सवाल पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? वेव मिलर। सवाल पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेव मिलर या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्रकारिता का कार्य किसने किया? वेव मिलर। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसलिए ऑप्शन में आता है फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मनी। कहां से थे? अमेरिकी। क्या नाम था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेव मिलर ने पत्रकारिता का कार्य किया था, जो एक अमेरिकी पत्रकार थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने पत्रकारिता का कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान केरल में बायकाम सत्याग्रह चलाया गया। एक पॉइंट और लिखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान के तहत केरल में, कहा? केरल में बायकाम सत्याग्रह चलाया गया। बायकाम सत्याग्रह चलाया गया। सीधे सवाल पूछा जाता है बायकाम सत्याग्रह कहां चलाया गया? तो आप क्या बताएंगे? केरल में। बायकाम सत्याग्रह कहां चलाया गया? क्या बताएंगे? केरल में। क्या नाम था? बायकाम सत्याग्रह। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो केरल में बायकाम सत्याग्रह का संचालन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930, नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च 1930 में, दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी ने। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन की यात्रा 78 सहयोगियों के साथ 241 मील पैदल यात्रा के साथ दांडी नामक स्थान पर जाकर एक मुट्ठी नमक लेकर ब्रिटिश सरकार के नियमों की अवज्ञा करती। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन अथवा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन जियात्रंग आंदोलन चलाया गया। जियात्रंग आंदोलन का नेतृत्व गैडिनल्यू ने किया। गैडिनल्यू नागा जनजाति से थी, पहाड़ों की बेटी कहा जाता है, और इनके साहस और पराक्रम को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से संबोधित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह की तर्ज पर तिरुचिरापल्ली और तंजौर के बीच में नमक सत्याग्रह की तर्ज पर यात्रा निकाली गई। उस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालचारी ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत केरल में देखते हैं कि बायकाम सत्याग्रह संचालन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार आंदोलन का संचालन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है और उसके सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली को दंडित किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बालिकाओं ने मंजरी सेना का गठन किया, बालकों ने बानर सेना का गठन किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने पत्रकारिता का कार्य किया। तो आज हम लोगों ने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की घोषणा, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे टॉपिकों पर काम किया। थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार।